जैसा मैंने आपको वादा किया था, आज 19th ऑफ जून को मैं अपना ये एपिसोड लेके आपके सामने आ रहा हूँ, जिसका नाम है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये आया भी और लागू भी हुआ और फिर इसको हटा भी दिया गया, लेकिन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये तो आज आप जानेंगे। आप ये सोच रहे होंगे, जिन बच्चों को पता होगा कि 42nd अमेंडमेंट तो 1976 में आया था, लेकिन सर ने अपने एक मैसेज में डिक्लेयर किया है कि जो इमरजेंसी आपातकाल लागू हुआ था वो हम 25 तारीख को लेके आएंगे, जो कि 75 में हुआ था। तो इस 76 की चीज़ें पहले और 75 की बाद में, तो वही शोले का डायलॉग याद आ जाता है, बहुत नाइंसाफ़ी है। कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। इन दोनों चीज़ों के तार एक चीज़ से जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। किन दोनों चीज़ों के? 42nd अमेंडमेंट और इमरजेंसी, यानी इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल का लागू होना। किस शख्स से जुड़े हुए हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी से। वो हमारे देश की 3rd प्राइम मिनिस्टर थी, तीसरी। इंदिरा जी का जन्म हुआ था 1917 में, 19 नवंबर को हुआ था। 1917 में हुआ था। आपको पता है कि नेहरू जी इनके पापा थे, फादर थे। और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चलता था, तो नेहरू जी काफ़ी जेलों में इधर उधर, कभी नज़रबंद, कभी रियल जेल में ऐसे रहते थे। माता जी इनकी काफ़ी बीमार रहती थी। उनका नाम था कमला नेहरू, और वो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की पेशेंट थी, और उनकी बहुत कम उम्र में ही डेथ भी हो गई थी। तो इंदिरा जी को कोई बहुत अच्छा बचपन नहीं मिला। पिता जेल में है, माँ बीमार है। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अपना जो पढ़ाई लिखाई पूरी की और आ गई, और अपने पिता को उन्होंने ज्वाइन किया। पिता से पॉलिटिक्स सीखती रहीं। ये फैक्ट है कि 50s में जब नेहरू जी ने ये डिक्लेयर भी कर दिया, अपना रिपब्लिक डे भी हो गया, हमारा संविधान भी लागू हो गया, उसके बाद में जब सब सेटल हो गया, हम डोमिनियन से रिपब्लिक बन गए, तो फिर ये इनके साथ अपनी ट्रेनिंग ज़्यादा शुरू कर दी इन्होंने अपने फादर के साथ। और 1959 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी। और इसी दौरान 50s में इनकी फिरोज़ गांधी से शादी भी हुई। शादी हुई इंसिडेंटली, अनलकीली फिरोज़ साहब की डेथ काफ़ी कम उम्र में ही हो गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में लगी रहीं। 59 में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो उसी साल हमारा एक बहुत पॉपुलर स्टेट है केरला। केरला में फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इलेक्ट हुई। अभी फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उन दिनों। और ये बात कांग्रेस को भी पसंद नहीं आई और इंदिरा जी को भी पसंद नहीं आई। तो कुछ देखिए, हमारे देश की समझ लीजिए पहली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई, जो एक तानाशाही घटना जिसे मैं कहूँगा आज की डेट में, वो ये थी कि उस गवर्नमेंट को बहुत ही एक अजीब से कारणों की वजह से डिसमिस कर दिया गया। और उसके चीफ मिनिस्टर थे EMS नंबूदिरीपाद। बहुत बड़ा नाम था, एक कद्दावर नेता थे। तो EMS नंबूदिरीपाद की गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। खैर चलो, बात आई गई हो गई, हम भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि ये सीखती रही अपने फादर से काम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1962 वॉर हुआ। उसमें हमारी वीर सेना को थोड़ा सा सेटबैक्स मिले, और नेहरू जी के लिए बड़ा एक पर्सनल सेटबैक भी था। 64 में नेहरू जी नहीं रहे। जब 64 में नेहरू जी नहीं रहे तो कौन आता, ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया था। खैर, किंग मेकर साहब थे हमारे यहाँ के कामराज। तो उन्होंने क्या कहा, सोचा कि थोड़ा, तब उन दिनों भी थोड़ा एथिक्स, थोड़ा मॉरलिटी ज़िंदा थी। और हुआ ये कि एक सीनियर नेता को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं बनाया। वो इसलिए बनाया कि वो थोड़े से विनम्र थे, दब जाते थे। उनका नाम था लाल बहादुर
शास्त्री। तो सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में इंदिरा जी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया। इस टेन्योर में, इस जो कार्यकाल था उसको टेन्योर कहते हैं, इनके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। कद्दावर नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, गांधीयन थे, फॉरेन से पढ़ के आए थे और कैपिटलिस्ट थे। तो उन्हें इंदिरा जी की कई बातें जो हैं वो पसंद नहीं आती थी, विरोध करते थे। उनके फादर के टाइम के नेता थे, तो कैसे बेटी की हर उल्टी सीधी गलत सही बात मान लें। तो हुआ ये, इतने डिफरेंसेस बढ़ गए कि 69 में इंदिरा जी ने जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तो जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उसके कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, जो कि मोरारजी देसाई थे, उन्हें निकाल दिया। कोई कैबिनेट से बात नहीं की, कोई ऑर्डिनेंस नहीं, कुछ नहीं, और एक रात में डिक्लेयर कर दिया कि सारे बैंक नेशनलाइज्ड हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा ये क्या है। निजलिंगप्पा उस समय पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्हें ये क्या हो रहा है। के कामराज बड़े नेता, कद्दावर नेता। मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो रहा है और मुझे हवा भी नहीं। खैर हुआ ऐसा। एक आरसी कूपर थे, तो आरसी कूपर एक बैंक के, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पारसीज का बैंक हुआ करता था, टाटास का भी स्टेक था उसमें, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और आरसी कूपर, आप ऐसा ना सोचे ब्रिटिश जैसे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। उनका नाम था रुस्तम जी कावस जी कूपर, पारसी थे, सिंगापुर में रहते थे, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन में उनका नाम आता, बड़े पढ़े लिखे। वो आए और उन्होंने केस किया और गवर्नमेंट केस हार गई। और उस केस में आरसी कूपर के वकील कौन थे? नानी पालकी वाला। तो उसके बाद में इंदिरा जी को बहुत बुरा लगा। इंदिरा जी की ईगो जो थी ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा थी, मतलब अपने फादर के जैसी नहीं थी। फादर तो उनके ये चाहते थे कि मुझे क्रिटिसाइज़ करो, और वो क्रिटिसिज्म को साथ लेके आगे बढ़ते थे, कंसेंसस के आदी थे। लेकिन इंदिरा जी के साथ ऐसा नहीं था, वो बड़ी जल्दी चीज़ों को पर्सनली ले लिया करती थी। ये सब लोग कहते हैं जिन्होंने उनकी बायोग्राफीज़ लिखी हैं या जो उनके साथ में बाद में साथ रहे, उन सब लोगों ने जो बात की वो है कि वो थोड़ा टची थी, अपनी चीज़ को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे ले लेती। यार ऐसा कैसे, मैं तो भला करने जा रही हूँ और ये देखो इसने मुझे यहाँ पे उठा के पटक दिया। तो प्रिवी पर्स वाला मामला भी हुआ, उसमें भी हार गई। और इस तरह होते होते थोड़ा सा गड़बड़ इनकी बढ़ती चली गई। इन्होंने सोचा यार ये काम नहीं करने दे रहे हमको, बदमाश लोग हैं सारे, सब मेरे खिलाफ हैं। तो जैसे जैसे हारती वैसे वैसे अमेंडमेंट्स ले आती। लेकिन अमेंडमेंट्स लाना भी इतना आसान नहीं था, मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। डीएमके के भरोसे गाड़ी चल रही थी। डीएमके में तब कौन था? डीएमके में सीएन अन्नादुरई थे चीफ मिनिस्टर, और डीएमके ने और कम्युनिस्टों ने इनका बहुत साथ दिया। उसके बिना ये गाड़ी चल नहीं सकती थी, इनकी मेजॉरिटी थी ही नहीं, बिल्कुल वेफर थिन जिसे कहते हैं ना, उस पर काम चल रहा था। तो 72 में अब इलेक्शन होने थे, 67 के बाद 5 साल, 72। अभी ये 72 तक कहाँ पहुँचती? 72 तक तो पहुँचना इनके बस का नहीं था। इन्होंने 71 में 1 साल पहले ही इलेक्शन करा दी। इसे कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। आज़ाद भारत के पहले मिड टर्म इलेक्शंस हो गए। इसमें इन्होंने वही नारा दिया, गरीबी हटाओ। मैं तो गरीबी हटा रही हूँ, ये कह रहे हैं इंदिरा को हटाओ। और जो 2 धड़े हो गए थे कांग्रेस के, उसमें जो निजलिंगप्पा, कामराज और मोरारजी देसाई का धड़ा था, पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हुआ और ये जीत के आ गई। अब क्या होता है, जब ये जीत गई तो इनका हौसला बहुत बढ़ गया। अब इन्होंने कहा आ जाओ, इन्होंने ऐसे बाहें ऊपर की और कहा आ जाओ, अब मैं देखती। तो फिर एक के बाद एक अमेंडमेंट्स आए, जो उन अमेंडमेंट्स में बस एक ही बात थी कि डीपीएसपी वो ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स नीचे है। मुझे देश के लिए काम करना है। जब करोड़ों लोगों का काम होगा तो कुछ हज़ारों या लाखों लोगों का कुछ नुकसान होता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर 100 लोगों का फ़ायदा है, 10 लोगों का नुकसान है, उनके राइट्स को कुचला जा रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड हो गया। इससे हो ये गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ख़त्म हो गई। हमारे नेताओं ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने तो ये सोचा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द टॉप और इसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से कौन कौन से हैं जो इसकी रखवाली करेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश। एक हो गया एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गया लेजिस्लेचर और तीसरी जुडिशरी। जुडिशरी का हेड है सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीनों लोग, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, मिलके आपस में मिल बैठ के देश को आगे बढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं ऐसा। सुप्रीम क्या है? सुप्रीम है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब संसद। और उस समय ऐसा हो गया था 71 में कि सारी की सारी जो पार्लियामेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट्स थी, वो सारी की सारी कांग्रेस की थी। आप समझ रहे हैं? सब ऐसा था कि हर जगह इनकी सरकार, तो अब इन्हें रोकने टोकने वाला कौन? तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी यही हो गई। और इन दोनों में से एक चीज़ उभर आ गई सबसे ऊपर, इंदिरा गांधी खुद। तो देखा जाए तो वही सब कुछ बन गई। लेजिस्लेचर भी वही हैं, एग्जीक्यूटिव भी वही हैं, कैबिनेट भी, सब कुछ वही है। तो जब आदमी के हाथ में इतनी पावर आए तो थोड़ा तो दिमाग खराब हो जाता है। तो जितने भी अमेंडमेंट्स बनते गए वो इस तरह के बने कि फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा सकता है, डीपीएसपी को उभारा जाएगा। और तो और है, कई ऐसे अमेंडमेंट्स भी आने लगे कि जिसमें सिंपली कहा जाने लगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का दखल इसमें पॉसिबल ही नहीं है। अमेंडमेंट हो चुका है, अब तुम चुपचाप से अलग बैठो। होते बात बिगड़ने लगी। ओके, सुप्रीम कोर्ट दबने लगा और ऐसा लगने लगा कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन टॉप तो छोड़ दो, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं रह गया कॉन्स्टिट्यूशन का। इस दौरान इमरजेंसी लगी, जो हम बाद में पता करेंगे अगले एपिसोड में। इमरजेंसी लगने के बाद उन गलतियों को छुपाने के लिए, इमरजेंसी लगाना आसान नहीं था। इमरजेंसी के टाइम में सबको बंद कर देना आसान नहीं था, विरोधी नेताओं को, नागरिकों के अधिकारों को कुचलना आसान नहीं था। आपके पास कानून कहाँ हैं? तो एक के बाद एक कानून लाए जाने लगे। इन कानूनों में सबसे बड़ा कानून था जिसमें फेरबदल हुआ, दैट वाज द अमेंडमेंट नंबर 42। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42nd अमेंडमेंट का मजाक उड़ाया जाने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा भी क्यों ना जाए इसे, वो इस वजह से कि इसमें 40 आर्टिकल्स को चेंज किया गया और 14 यानी 14 आर्टिकल्स नए जुड़े गए। तो आप समझ लीजिए 54 आर्टिकल्स। ओके, इसके सिवा आप जानते हैं ना प्रीएम्बल कब लिखा जाता है? अक्सर तब लिखा जाता है जब बुक ख़त्म हो जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही था। प्रीएम्बल तब लिखा गया जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर होने लगा। अब प्रीएम्बल को अगर आप चेंज करेंगे तो अंदर तो कुछ और लिखा है और बाहर कुछ और है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी आप लिख रहे हैं टाइटल, बुक लिख रहे हैं वाराणसी के ऊपर और बाद में टाइटल कर दें उसका जयपुर, तो आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि बुक का टाइटल है जयपुर और अंदर है वाराणसी के बारे में। तो कुछ ऐसा ही हुआ जब इन्होंने प्रीएम्बल भी चेंज कर दिया। प्रीएम्बल में इन्होंने 2 चीज़ें ऐड कर दी, एक सोशलिस्ट और दूसरा सेक्युलर। ये वर्ड्स पहले नहीं थे, क्योंकि अंबेडकर जी ने पहले भी कह दिया था कि सोशलिस्ट तो हम हैं ही, हमने जब सबको समानता का अधिकार दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, सब लोग बराबर हैं, तो फिर हम प्रीएम्बल में क्यों लिखें कि हम सोशलिस्ट भी हैं? भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है। सेकेंडली सेकुलर, उन्होंने कहा भाई ये इक्वल सबको रिलीजन अपना फॉलो करने की छूट दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सबके अधिकार बराबर हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध, यही मेजर रिलीजन्स है ना हमारे, क्रिश्चियनिटी, तो ये सारे के सारे बराबर हैं। तो फिर ये ऊपर सेक्युलर लिख के क्या हो जाएगा? तो उन्होंने डिलिबरेट किया था इन चीज़ों को और मना कर दिया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। लेकिन
इनकी मजबूरियाँ दूसरी थी। लोहिया जी जैसे नेता आ गए थे जो अपने आप को समाजवादी नेता कहते थे, लालू प्रसाद यादव, ये सब इमरजेंसी के टाइम में अंदर बंद हो गए थे। तो हुआ ये कि इन्हें लगा कि अब तो लिखना पड़ेगा कि हम सोशलिस्ट भी हैं, तो सोशलिस्ट लिख दिया। वर्ल्ड वाइड इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारी बदनामी हुई थोड़ा, क्योंकि लोग पूछने लगे, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे दूर चले गए कि भाई कौन सा सोशलिज्म है आपका, कम्युनिज्म वाला है, मार्क्स वाला है, लेनिन वाला है, माओ वाला है, कौन सा सोशलिज्म है आपका है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से हम खिसक गए थोड़ा सा। सेकुलर, लोग कहने लगे इसका मतलब पहले आप सेकुलर नहीं थे, अरे बाप रे, अब तक आप 25 साल आपने हिंदुस्तान ऐसे ही चला दिया। तो उससे भी हमारी कुछ अच्छाई हुई नहीं। तीसरा वर्ड इन्होंने जोड़ा यूनिटी के साथ में, एंड इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी एंड यूनिटी, अभी इंटेग्रिटी जोड़ के क्या मिला क्या नहीं मिला, यूनिटी और इंटेग्रिटी मोर और लेस सेम ही मीनिंग देते हैं। तो सारे और एसेंस जो है वो सब तो पहले दी ही हुई है, तो आप क्या नया प्रूव करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं। खैर, हमने प्रीएम्बल को चेंज कर दिया। उसके बाद में आपको पता है कि हमारे पास डीपीएसपी होती हैं जो पार्ट 4 में है, तो पार्ट 4A कर दिया और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 10 थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगा दी। और अब 11 हैं, क्योंकि 11वीं ड्यूटी जो लगी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में लगी थी, और वो 11वीं थी कि बच्चों को पढ़ाना जो है वो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है पेरेंट्स की अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। हर आदमी की कोशिश यही रहेगी कि वो पढ़ाए। इनकी कैबिनेट में हुआ करते थे सरदार स्वर्ण सिंह, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उन्होंने इसमें सज़ा का प्रावधान भी रखा था कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सज़ा यानी पेनल्टी हो जाएगी, लेकिन वो हटा दिया गया बाद में कि नहीं पेनल्टी नहीं होगी, इतना ही बहुत है कि लोगों को ये बता दें कि ये करना है उनको। और क्या क्या किया गया इसमें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की गई। उसमें किया गया कि अगर कहीं पे किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है पॉलिसी बनाते हुए, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में हैं उनका कहीं पे वायलेशन हो रहा है, लेकिन वो चेंज किए गए इसलिए कि डीपीएसपी को लागू किया जा सके, तो वो मान्य होंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप उसे ये नहीं कह सकते ये क्या कर रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते। भारत की लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 5 साल से लेके 6 साल तक का कर दिया गया कि भाई नहीं 6 साल तक अब आप करेंगे। अभी हमारे यहाँ कितना होता है लोकसभा का कार्यकाल, 5 ईयर्स। तो लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का, राज्यों के जो शासन है उसमें भी 5 साल से 6 साल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बहुत कम कर दी गई, इतनी कम कर दी गई कि वो शायद इसी लेवल का रह जाता कि भाई ठीक है मारपीट हुई है, किसी ने कोई चेक बाउंस हो गया है, किसी ने किसी का गला पकड़ लिया, तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ, इस लेवल पे कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि जो स्टेट के लेवल के झगड़े हैं वो हाई कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंटर वाले झगड़े निपटाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का दायरा बहुत सीमित कर दिया कि अगर कोई कानून स्टेट ने बनाया है तो हाई कोर्ट तक ख़त्म हो जाएगा, बस आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। इतनी चिढ़, इतनी नाराज़गी उनको सुप्रीम कोर्ट से हो गई थी। और जो 73 में केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें था कि आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रक्चर का एक डॉक्ट्रिन था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं सकते, वो डॉक्ट्रिन भी इसमें ख़त्म कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को कुचला गया। कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने का मतलब है फंडामेंटल राइट्स को कुचला गया। फंडामेंटल राइट्स को कुचलने के बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब हम किस तरह से काम करेंगे, उसको बहुत ऊंचा कर दिया गया। और ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को कुचला गया, ये जोड़ दिया गया कि आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये नॉन जुडिशियल है, इसके लिए किसी भी अदालत में आप जा ही नहीं सकते। तो 42nd अमेंडमेंट
इंदिरा जी को तानाशाह बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत आगे निकल गई थी वो इस डायरेक्शन में। इमरजेंसी में उनकी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक उसको बहुत ज़्यादा आगे कर दिया था, हालांकि इतनी ब्रूट मेजॉरिटी थी उनके पास। हम जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि क्या वजह थी कि इतनी ब्रूट मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत जिसे हिंदी में कहते हैं, होने के बाद भी वो सत्ता को संभाल नहीं पाई। ओके, और ऐसा करना पड़ा। 71 का वॉर जीतने के बाद, बांग्लादेश क्रिएट होने के बाद भी संभाल नहीं पाई। ऐसा क्यों हुआ, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 42nd अमेंडमेंट की। 42nd अमेंडमेंट, आपको पता है कि फिर 77 में इलेक्शन हो गए, जो 76 में होने चाहिए थे, 71 में हुए थे, फिर 76 5 साल के बाद होने चाहिए थे, लेकिन हुए कब? 77 मार्च में, 1 साल बाद। 6 साल तक चली सरकार इनकी, उसमें हार गई। ओके, और फिर प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के उसमें ये दोनों ये 42nd अमेंडमेंट के ज़्यादातर जो कानून थे वो अंडर 43 एंड 44th अमेंडमेंट रिवर्स कर दिए गए। कुछ अभी भी बचे हुए हैं, पूरा का पूरा काम नहीं हो पाया था। बताएंगे वो क्यों नहीं हो पाया था, अगला एपिसोड मज़ेदार होगा। ये अमेंडमेंट्स आपके हुए प्रीएम्बल में, ये अमेंडमेंट्स हुए आपके पार्ट 3, यानी कि आपके फ्रीडम्स जो हैं, आपकी फंडामेंटल जो फ्रीडम्स हैं उनमें हुए। आर्टिकल्स चेंज किए गए, आर्टिकल 13, 20, 19, बहुत से आर्टिकल्स चेंज किए गए जिसमें आपको जो हैं फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम्स हैं आपकी, उनको चेंज किया गया, उनको वीक किया गया। DPSP जो कि पार्ट 4 है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया। ओके, और जो आर्टिकल 368 है जिसके दम पे आप संशोधन कर सकते हैं, उसको इतना लचीला बना दिया गया इन फेवर ऑफ लेजिस्लेचर कि वो हावी होने लगा हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। बहुत लचीला बना दिया गया, उसमें ऐड कर दिया गया कि ये सारे के सारे चेंजेस जो हम करेंगे इस सरकार चलाने के लिए, अमेंडमेंट्स करेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था आपका 42nd अमेंडमेंट। देखिए, अगर मैं इसमें जो सारे के सारे क्लॉजेस को आपके सामने 1 बाय 1 लेके आऊँ तो शायद पूरा दिन लग जाएगा, और नहीं भी लेके आ सकता हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट हैव द कॉम्पिटेंसी। मैं सिर्फ आपको आज इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। क्यों करा रहा हूँ, उसकी वजह है कॉन्स्टिट्यूशन का ना जानना एक वजह थी इमरजेंसी लगने की। आज की डेट में भी अगर आप सड़क पे निकल जाएं, पड़ोस वाले दुकानदार से, अपने मेड से, इवन चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, स्कूल के टीचर से, बैंक में जाने वाले बाबूजी से पूछिए आप कि भैया भारत का संविधान, उसके बारे में क्या बताओगे, तो सबके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होगा कि कौन पूछ रहा है भाई, आज क्या कुछ घर में लड़के आए हो जो ऐसे उटपटांग सवाल पूछ रहे हो। हम लोगों ने संविधान की जानकारी को कुछ वकीलों के अंडर ही छोड़ दिया, और देखिए हुआ ये कि जिन वकीलों के अंडर में छोड़ दिया उन्होंने भी कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब उनका भी आइडिया, उनका भी एक क्रिएटिविटी वो बायस्ड हो गई। सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया कांग्रेस को ही, बचे कुछ थे उन्होंने ज्वाइन किया, फिर भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, अलग अलग पार्टीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब लोग किसी न किसी अम्ब्रेला के नीचे आ गए। तो इससे भी जुडिशियल सिस्टम, मैं जुडिशरी नहीं कहूँगा, मैं कोर्ट नहीं कहूँगा, जुडिशियल सिस्टम वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि आपके चश्मे का रंग बदल जाता है उससे। और अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? हमारे और आपके जैसे कॉमन सिटीजन्स, आम आदमी। तो आम आदमी अगर संविधान के बारे में जानकारी रखता होता तो इतना ज़्यादा तानाशाही रवैया कोई भी शासक हमारा कर नहीं सकता। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भारतीय संविधान को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझें, अपने फंडामेंटल राइट्स को समझें, अपनी ड्यूटीज़ को समझें, हम ये समझें कि हम कहाँ पे सही हैं और कहाँ पे गलत हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर दूसरा नाम हमारा कॉन्शियंस भी रखते हैं तो भी गलत नहीं होगा। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज आपका एक होमवर्क है, गूगल है आपके सामने बुक्स भी हैं, आप थोड़ा सर्च करिए और ये वीकेंड पे 42nd अमेंडमेंट के बारे में जानिए। तो आपको अगला एपिसोड जब मैं 25th को लेके आऊँगा, क्योंकि उसी दिन इमरजेंसी लागू हुई थी 25 जून 1975 को, तो वो समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।